So friends, I have secured 245 marks out of 300 in SSC JEE Mains 2018, which is assumed to be a very good marks. So in this video, I'll be sharing my strategy that how I prepared for the mains examination, and you can also clear with a very good marks. So friends, अभी तक ऑलमोस्ट सब ही रीजन का SSC JEE प्री हो चुका होगा, एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है। कुछ बिहार के जिन्होंने सेंटर ऑप्ट किया है उनका एग्जामिनेशन अभी डिले है, दिसंबर में पेपर होने वाला है। तो पहले हम एक एक इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं SSC मेंस के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया था, कंप्लीट जर्नी प्री मेंस सब मैं बात करूंगी। स्पेशली अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, कोई फ्रेशर है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और अगर आप प्री दे चुके हैं ऑलरेडी 2019 का तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो देखिए SSC का कुछ पैटर्न होता है, प्री होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद और मेंस के समय में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अभी से ही अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं बनाया तो आपको नोट्स बनाना होगा, क्योंकि उस कम ड्यूरेशन में 10 to 15 डेज में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर द नोट्स एज वेल एज टू डू प्रैक्टिस। तो आप अभी से नोट्स बनाइए, प्रिपरेशन करिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिखना शुरू करिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंस के लिए। एक एक पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगी, तो बने रहिएगा। आते हैं फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूं एक बार। आप सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ क्योंकि ज़रूरी है इंपॉर्टेंट डेट। एक टारगेट हमें दिखता है। तो अभी अगर मैं SSC JEE प्री की बात करूँ तो 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया है सक्सेसफुली। लेकिन कुछ रीज़न है, जिन्होंने भी बिहार ऑप्ट किया है अपना सेंटर, उनके लिए पेपर 11 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है फ्रेंड्स कि आप 11 दिसंबर तक वेट करें अदर कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना प्री दे दिया है और फिर आप मेंस की तैयारी करें। आप मेंस के लिए बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो भी मैं बात करूंगी क्या इंपॉर्टेंस होता है आपके मेंस के लिए। ये हमारा हो गया प्री। देखिए अगर आपने प्री हो चुका है आपका, तो मेंस आपको देना पड़ेगा। 2019 वाला मेंस के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये हो जाएगा हमारा 21 मार्च 2021 को पेपर आपका कंडक्ट होगा। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस डेट को आपका मेंस पेपर होने वाला है 2019 वाला। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 2020 SSC JEE प्री का, तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 22 मार्च से लेके 25 मार्च 2021 तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आप प्री के लिए भी पढ़ रहे हैं तो भी अगर आप मेंस और प्री दोनों को साथ लेकर के पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन होता है। पूरी कंप्लीट जर्नी होती है ये 1 डे का प्रिपरेशन या 2 या 1 मंथ का नहीं होता है। एक कंप्लीट 1 ईयर की आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मेंस पे आप स्पेशली खास आपको फोकस करना चाहिए। देखिए ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये डेट, क्योंकि आपको टारगेट दिखते रहना चाहिए कि आपके पास कितना मंथ्स अभी बचा हुआ है। अगर मैं मेंस के लिए फ्रेंड्स देखो बात करूं तो आपके पास ऑलमोस्ट 5 मंथ बचा हुआ है। ऑलमोस्ट 5 मतलब उससे कम बचा हुआ है, क्योंकि देखिए नवंबर स्टार्ट हो चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में तो पेपर हो जाएगा। तो उस चीज़ को आप ज़्यादा काउंट नहीं करिएगा, क्योंकि लास्ट में सिर्फ आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना होता है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और एक एक पॉइंट जो मैं टिप्स बताऊंगी आपको, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि क्या क्या डिफ़िकल्टी आती थी मैं जब प्रिपेयर करती थी, वो आप उस चीज़ को देख करके उस चीज़ को आप रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स। अब मैं एक बार आपको पैटर्न बता दूं मेंस का पैटर्न, क्योंकि आप प्री तो ऑलरेडी आपने दे चुके हैं और मेंस के लिए सोच रहे होंगे तैयारी करने के लिए। तो देखिए एक बार मैं पैटर्न आपसे डिस्कस कर दूं तो ये हमारा पॉइंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट था। पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट को समझिए, क्या रिक्वायरमेंट आपका, पैटर्न क्या है। आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
और आपको साथ ही साथ कितने मार्क्स के क्वेश्चन, कितने घंटे का आपका पेपर होने वाला है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पैटर्न हमारा, अगर मैं मेंस के लिए बात करूँ तो 300 मार्क्स के आपके पेपर आता है, 300 मार्क्स का आपका पेपर आता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे अलॉट किए जाते हैं, 2 घंटा आपको मिलता है। अगर आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज का पैटर्न देखा होगा तो वहाँ पर भी 300 मार्क्स के पेपर आते हैं, लेकिन वहाँ आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, 2 पेपर होते हैं, 300 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं और 3 घंटा अलॉट होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर टाइम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2 घंटे में 300 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ द की फैक्टर इन SSC JEE मेंस पेपर। और सक्सेसफुली मेरे लिए तो 2 घंटा कम नहीं पड़ा था, और 5 या 6 मिनट लास्ट में बच भी गए थे मेरे लिए, जिसमें मैं अंडरलाइन कर ली थी, इंपॉर्टेंट फार्मूला को मैंने बॉक्स में फिल कर दिया था। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया था अपने मेंस के पेपर के लिए, इसीलिए इतना अच्छा मार्क्स आया है। और टाइम को मैं देखिए, टाइम के हिसाब से मैं अपना लास्ट में प्रैक्टिस किया करती थी, पेपर प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व किया हुआ था। तो टाइम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इवन जब आप अपना प्रिपरेशन कर भी रहे हैं तो भी आपको, अगर आप पेपर सॉल्व करें तो उस 2 घंटे में ही कोशिश करिएगा कि 2 घंटे कैसे उस चीज़ को आप यूज़फुल बना सके 2 घंटे के पेपर को। और अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये आपका एक सेमेस्टर एग्ज़ाम जो आप देते हैं, आपने दिया होगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन, नेगेटिव मार्किंग इज़ नॉट देयर, नहीं होता है नेगेटिव मार्किंग। जैसा आप सेमेस्टर में लिखते हैं, क्वेश्चन दिया जाता है, उसके नीचे आपको आंसर लिखना होता है। सपोज 5 नंबर का क्वेश्चन आया, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना लिखना होगा वो आपको देखना है। 10 नंबर के लिए आप कितना लिख सकते हैं वो आपको देखना है। 15 मार्क्स के लिए कितना लिखना है वो सब आपको पैटर्न से पता चलेगा कि कैसा आपका पैटर्न है। 300 मार्क्स है तो आगे मैं बात करूंगी और क्या क्या पैटर्न होता है पेपर का। अभी मैं ये सिर्फ मेंस का पैटर्न आपको बता रही हूँ। इसमें आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। देखिए फ्रेंड्स, कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है। प्री में कभी भी आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्री का पेपर वैसा नहीं होता है कि आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट हो, वो जस्ट पेन एंड पेपर से आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए आपको कैलकुलेटर अलाउड किया जाता है, वो भी मैं बात करूंगी जब मैं यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग्स में आऊँगी, किस टाइप का कैलकुलेटर आपको लेके जाना चाहिए और आपको अपने प्रिपरेशन जर्नी में कौन सी कैलकुलेटर यूज़ करना चाहिए, वो उस पे भी मैं आऊँगी। आपको क्या क्या पेन आप ले जा सकते हैं, सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूँगी 1 बाय 1, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें छोटी सी लगती है कि ये छोटा, क्या पेन यूज़ करेंगे, पेंसिल यूज़ करेंगे, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ये सब छोटा सा पॉइंट लगता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक पैटर्न मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। पैटर्न में सिर्फ इतना ही है, 300 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का पेपर आपको दिया जाता है, घंटा अलॉट किया जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको लिखना होता है जैसे आप सेमेस्टर में लिखते हैं। सिर्फ यहाँ पर सेमेस्टर और अगर मैं SSC JEE मेंस के बारे में डिफरेंस देखूँ तो देखिए डिफरेंस ये होता है कि आप वहाँ पर कुछ भी भर के आ जाते हैं, आपको मार्क्स मिल जाता है। आपने 2-3 पेज भर दिए, 15 मार्क्स 20 मार्क्स में मिल जाता है आपको, ऑन एन एवरेज 10 या 12 मार्क्स मिल जाते हैं 20 में से। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, अप टू द पॉइंट लिखना है, जो पूछा गया है वही आपको लिखना है। अगर एडवांटेज पूछा है तो आपको एडवांटेज लिखना होगा, डिसएडवांटेज पूछा है तो डिसएडवांटेज लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख करके आ गए, प्रॉपर अप टू द पॉइंट होना चाहिए। हालांकि स्टेप मार्किंग देखिए होता है, अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा है तो आपको कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। न्यूमेरिकल आपने थोड़ा बहुत सॉल्व किया है तो उसका मार्क्स मिल जाएगा। थ्योरी आप कुछ भी लिख के आ रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिलता है, वो भी हम बात करेंगे। ये हो गया हमारा पैटर्न। अब हम देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन आपके रैंक के लिए, आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट मेंस को बहुत लाइटली ले रहा है क्योंकि वो सोचते हैं कि प्री का रिजल्ट आने के बाद प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, तो उस केस में तो अच्छा मार्क्स आना पॉसिबल नहीं है। आप अभी से पढ़िए, नोट्स बनाइए अच्छे से। और मेंस जो है देखिए
अगर मैं प्री के लिए देखूँ तो देखिए, मैं लास्ट ईयर का ही बात करूँगी, प्री एसएससी जेईई प्री 2018 का। उसमें अनरिजर्व्ड के लिए कट ऑफ आपका 250 पॉइंट समथिंग गया हुआ था, ठीक है। अदर कैटेगरी के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट एक रेफरेंस अनरिजर्व्ड का ले रही हूँ। उसमें प्री के इतने मार्क्स थे, कट ऑफ था, यानी कि ये मतलब जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था उसके इतने मार्क्स आए रहे होंगे। उसके अगर मैं अबव जाऊं तो देखिए, कोई स्टूडेंट 155 लाया होगा, 156 लाया होगा, 160 लाया होगा, 165, 170, मेरे हिसाब से इतना आया होगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत पास मार्क्स होते हैं प्री के। तो प्री भी कभी भी आपका रैंक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे हैं। किसी के 155 है, किसी के 156 है, 60 है, 65 है। तो इस टाइप का ही पैटर्न होगा आपका प्री का, मार्क्स रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मेंस पेपर। मेंस पेपर मेरे ख्याल से इट प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर फाइनल सिलेक्शन। बाय बिकॉज आपका मेंस का मार्क्स अगर 200 प्लस है तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, अगर 230 प्लस है तो और भी अच्छा। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 245 आउट ऑफ 300 स्कोर आया हुआ है, ठीक है, जो कि अच्छा मार्क्स है। इससे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अभी से ध्यान देना शुरू किया, पॉइंट्स को, एक एक चीज़ को अपने दिमाग में बैठाते गए, माइंड सेट करते गए कि मेंस आपको लिखना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने प्री पढ़ लिया और आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। इवन आजकल क्या होता है, डीवी के लिए 3 या 2.5 टाइम्स लोगों को बुलाया जाता है, स्टूडेंट्स को, जिसमें भी जिसका मेंस का मार्क्स अच्छा है उसका ही फाइनल सिलेक्शन होगा। और देखिए, जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके लिए आपको कॉल किया जाएगा, जो कि 2.5 to 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाता है डीवी के लिए, ठीक है। फाइनल नहीं होता, ये पहले होता था कि आपका मेंस हो गया, उसके बाद होता था क्या, जितने स्टूडेंट हैं उतने लोगों को बुला लिया जाता था। लेकिन अभी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में, रेलवे में भी इवन ऐसे ही होता था, 1.5 टाइम्स कॉल किया गया था स्टूडेंट लोगों को। इसमें अराउंड 2.5 टाइम्स लोगों को बुलाया जाता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो आप डीवी करवा करके फिर बाहर हो जाएंगे, जो कि बहुत ही बुरा कंडीशन होता है। आपने इतना अच्छा मेहनत किया, पूरे 1 कंप्लीट ईयर आपने प्रिपरेशन किया, थोड़ी सी गलती की वजह से आपका स्कोर अच्छा नहीं आया। वही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि वो गलती आप ना करें और आप अपना फाइनल सिलेक्शन ज़रूर लें। तो अब देखिए, अगर मैं मेंस के लिए देखूं तो देखिए, मेंस आपका एक रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है। रैंक आपका सिर्फ मेंस ही डिसाइड करने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रैंकिंग आपका डिपेंड करेगा मेंस मार्क्स के ऊपर, ठीक है। जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना रैंक आपका अच्छा आएगा। और उसके बाद फ़ायदा क्या होता है आपके अच्छे रैंक आने से, कि आपको एक डिटेल्ड ऑप्शन फॉर्म मिलता है, डिटेल्ड ऑप्शन फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपको प्रेफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें आपको प्रेफरेंस पूछा जाता है कि यानी आप कौन सा प्रेफरेंस डालना चाहते हैं। पहला आपका प्रेफरेंस क्या होगा, तो देखिए जनरली लोग फर्स्ट प्रेफरेंस CPWD को भरते हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को। सेकंड प्रेफरेंस होता है आपका MES होता है, एंड थर्ड जो भी वाटर कमीशन और नेवल एश्योरेंस जो भी बचा हुआ है। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस चाहते हैं तो आपको मार्क्स अच्छा लाना पड़ेगा मेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को बाद में समझ आता है कि प्रेफरेंस किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेंस के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का मार्क्स ऐड होता है, फिर आपका फाइनल लिस्ट बनता है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया, पेपर 1 में लगभग सबके सेम मार्क्स होते हैं, किसी के 155 गए, 56 गए, 60 गए। लेकिन इसमें आपका पेपर 2 में अच्छे मार्क्स रहेंगे, तभी आपका रैंक डिसाइड होगा, ओवरऑल आपका मार्क्स अच्छा बनेगा। तो प्रेफरेंस भी आप पूछा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग भी होगी, वो डिपार्टमेंट आपको अलॉट किया जाएगा।
उसके साथ ही साथ अगर आपकी अच्छे रैंकिंग भी है तो आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जोन में बांटा जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि आप किस जोन में जाना चाहते हैं और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रेफरेंस मिलेगा और पोस्टिंग प्लेस भी मिलेगा। तो अगर आप अपने होम टाउन में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए और बहुत ही अच्छा स्कोर करिए। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 250 प्लस स्कोर करना ही चाहिए। ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। उसके बारे में मैं नेक्स्ट बात करूंगी सेंटर डिटेल्स। तो देखिए सेंटर डिटेल्स जिस भी रीजन से आपने भरा हुआ है, सपोज आपने ईस्टर्न जोन से भरा है तो वहां पर आपको सेंटर मिलेगा आपके नज़दीकी जो भी गवर्नमेंट स्कूल होता है, गवर्नमेंट स्कूल होता है वहां पर आपको सेंटर अलॉट किया जाता है। किसका? मैं मेंस की बात कर रही हूँ, प्री का बात मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्री तो सीबीटी होता है, वो कहीं भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मेंस आपका गवर्नमेंट स्कूल में ही दिया जाता है, स्पेशली संडे को कराया जाता है मेरे ख्याल से। तो आपको क्या है, यहाँ पर उतना अच्छा कंफर्ट जोन देखने को नहीं मिलता है। आप सोचेंगे कि सीबीटी टाइप से बहुत आपको एसी वाला रूम मिलेगा और अच्छे से सब कुछ अरेंजमेंट होगी, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होता है। हालांकि अभी गवर्नमेंट स्कूल की काफ़ी अच्छी कंडीशन है, फिर भी उतना अच्छा कंफर्ट जोन आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी का टेबल ठीक नहीं होगा, हो सकता है फ़ैन अच्छे से ना चल रहा होगा। तो ये सब चीज़ आपको अभी से दिमाग में बैठा लेनी है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कंडीशन या कंफर्ट जोन कैसा भी हो, आपको पेपर लिखना है और अपना बेस्ट देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंफर्ट जोन आपको नहीं मिलने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन जर्नी होना चाहिए पूरी। ठीक है, सेंटर आपको कहीं भी मिल सकता है, जो भी आपका नज़दीक वाला गवर्नमेंट स्कूल होगा आपको वहाँ अलॉट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको अभी से माइंड सेट करना पड़ता है, माइंड सेट रखना पड़ता है। अगर गर्मी में होगा तो आपको गर्मी जो भी है गर्मी वाला माहौल क्रिएट होगा तो वो चीज़ आपको सहना है, लेकिन आपको पेपर देना है बेस्ट तरीके से। अब आते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न, तो ये चीज़ देखिए अच्छे से सुनिएगा, पेपर पैटर्न कैसा होता है आपका। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप पहले से आपको पता होगा तो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएगी। अगर आप फाइनल पेपर पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होता है समझने में। तो कोई भी पेपर हो, देखिए चाहे वो प्री हो, मेंस हो या एसएससी जेईई मेंस हो, कोई भी पेपर हो, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड करना है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई स्टूडेंट होते हैं जो इंस्ट्रक्शन पूरा रीड नहीं करते हैं, शुरू के 1-2 इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, कौन इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा। ये गलती आप मत करिएगा, चाहे आप मेंस लिखने जा रहे हो चाहे और कोई पेपर लिखने जा रहे हो। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रीड करिएगा क्वेश्चन पेपर को। तो पहला जब आप पेज देखेंगे तो वहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन लिखा होगा जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन। अगर किसी को डिफ़िकल्टी है देखिए इंग्लिश पढ़ने में तो आप हिंदी का इंस्ट्रक्शन पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है इंस्ट्रक्शन। रीड केयरफुली, ये आपका सबसे पहला पार्ट, आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड करना है। देखिए अगर मैं पैटर्न के बारे में बात करूं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 28 पेजेस के अराउंड आता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ध्यान है 28 पेजेस के आपके पेपर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा पेपर 28 पेजेस के कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसमें तीनों ही ब्रांच का पेपर आता है। पार्ट ए जो होगा वो होता है सिविल एंड स्ट्रक्चरल वालों के लिए। ठीक है, पार्ट ए में सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका पार्ट बी आएगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डील करती हूँ तो यहाँ पर फोकस रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में होता है इलेक्ट्रिकल के पूरे क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बीच में सिविल घुसा दिया, इलेक्ट्रिकल घुसा दिया या मैकेनिकल घुसा दिया। अच्छे से आपको पेपर दिया रहेगा। पहले पार्ट ए में आपको सिविल एंड स्ट्रक्चरल के क्वेश्चन दिखाई देंगे, 6 क्वेश्चन आता है।
उसके बाद आप देखेंगे पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आते हैं और पार्ट सी में आपको मैकेनिकल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखा रहता है जनरल इंजीनियरिंग, ये तीनों में ही कॉमन है, जनरल इंजीनियरिंग लिखा रहेगा। जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल, जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। तो ऐसा आपका क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें कि आपको टोटल, अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूं, देखिए हर साल ये पैटर्न होता है। टोटल आपको क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बस 6 क्वेश्चन 2 घंटे में लिखना कौन सी बड़ी बात है। तो 6 क्वेश्चन के साथ साथ आपको पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसमें कुछ पार्ट होंगे, सब पार्ट ए बी सी डी भी हो सकता है, तो ऐसे सब पार्ट रहते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी ऐसा होता है। फिर क्वेश्चन 2 में पार्ट ए बी सी या ए बी सी डी ऐसा होता है। तो आपको इन पूरे 6 क्वेश्चन में 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इस छठे क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ पार्ट में अटेम्प्ट कर देता हूँ, तो ये बहुत ही गलत है, नहीं मिलेगा आपको मार्क्स। आपने जो पहला 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपने छठा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट क्यों ना किया हो, नहीं मिलेगा मार्क्स। ये क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि कुछ इसका पार्ट लिख देता हूँ, कुछ उसका पार्ट लिख देता हूँ, तो ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। छठे का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, काट दिया जाएगा, आपका क्रॉस कर दिया जाएगा वो क्वेश्चन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपको देखिए पार्ट ए बी सी है, तो आपका यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पूरा ही पार्ट आना चाहिए और कोशिश करिएगा कि आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आता हो, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़िएगा जिसमें आपको उतना अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, और एक बात मैं और बता दूं, देखिए अगर 6 के 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं तो उस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करिएगा। अगर आपके न्यूमेरिकल अच्छा है तो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करिएगा, और अगर आपका थ्योरी अच्छा है तो आपको उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है जिसमें आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, थ्योरी कम भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा एट द एंड। लेकिन आप सिर्फ थ्योरी लिखेंगे तो उतने अच्छे मार्क्स आपके नहीं बनेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यही होता है, देखिए टिप नंबर 1 हो गया, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्रूशियल। ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। अब इसमें कुछ और मैं आपसे बताना चाहूँगी, ये चीज़ आप देखते जाइए। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा मैं इंस्ट्रक्शन और बता दूँ और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और देखिए और इम्पॉर्टेंट हमारा ये हो जाता है क्वेश्चन पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शन है आपको लैंग्वेज। जब आप 3rd या 4th इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे तो आपको वहाँ पर लैंग्वेज एक इंस्ट्रक्शन होगा। जो भी लैंग्वेज आपने ऑप्ट किया है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश आपने ऑप्ट किया है, देन यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चन इन इंग्लिश ओनली, अदरवाइज नो क्रेडिट विल बी गिवन टू योर आंसर। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है अपना लैंग्वेज, तो आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश आप नहीं इंक्लूड कर सकते, यानी मिक्स आप नहीं कर सकते। आप इंग्लिश भी लिख रहे हैं, हिंदी भी लिख रहे हैं, देन नो क्रेडिट विल बी प्रोवाइडेड। ये बात आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि आप अपने प्रिपरेशन में भी वैसा ही रखिएगा। अगर आपने इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश में आप पढ़िए, इंग्लिश में अच्छे से नोट्स बनाइए, और अगर कोई बच्चा हिंदी में लिखना चाहता है तो आप हिंदी में लिखिए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लिखिए। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, मोबाइल अलाउड नहीं है, आपका वॉच अलाउड नहीं है, तो ये तो जनरल सा है। मोबाइल तो वैसे भी किसी भी एग्जाम में अलाउड नहीं होता है, फिर भी आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। वॉच घड़ी भी अलाउड नहीं होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि लिखा रहता है तो कई सेंटर में अलाउड नहीं करते हैं। और वैसे भी घड़ी का करना क्या है, हर जगह वॉल घड़ी आपको मिलेगा वहाँ पर आपके एग्जामिनेशन हॉल में, तो इस चीज़ का आपको फिक्र नहीं करना है। छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद देखिए आपको 3 फोटोज़ लेके जाने हैं।
और प्लस एक ओरिजिनल आईडी कार्ड रखना है। ठीक है, ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको रखना है। ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन है जनरल, फिर भी मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि फोटो आप रखिएगा, ओरिजिनल आईडी कार्ड रखिएगा और एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपका पेपर पैटर्न है, क्वेश्चन में पेपर जब आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। और आगे देखिए, यहाँ पर आपको एक एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ऐसा आपको करना है, ऐसा आपको नहीं करना है, तो उस चीज़ को आप देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी और इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि अगर फर्दर अपडेट्स आ रहा है रिगार्डिंग मेंस एग्जामिनेशन तो आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं बात करूंगी देखिए बुक्स और मटेरियल का। तो बुक्स मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी, जब बुक्स मैं बता रही थी तो देखिए जो मैंने बुक्स फॉलो किया था लिटरली वही चीज़ मैं आपसे शेयर की थी। जो गेट के लिए हम बुक्स पढ़ते हैं वो सब मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि आपको एसएससी जेईई मेंस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। क्वेश्चन आपका एकदम ज़्यादा लॉजिकल नहीं आता है, जो भी आप सेमेस्टर में पढ़ते हैं उस टाइप का ही आपको क्वेश्चन आता है और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट आपको टाइम मैनेज करना होता है। इसीलिए जो भी बुक्स था मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उस चीज़ को आप देख लीजिए। बुक्स मटेरियल में यहाँ पर आपसे कुछ और शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो पहले आपको क्या करना है, उस चीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना है। आप कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पूरे लगा सकें अच्छे से। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा मेंस का, तो किसी भी आप कोचिंग सेंटर का मेंस का बुक ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। कोचिंग की आप बुक ले सकते हैं किसी भी, मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी, आपकी मर्जी आप कौन सा बुक लेंगे वो देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं, एंड दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। आप सेल्फ नोट बनाइए, क्योंकि कोचिंग की बुक्स में क्या होता है, उनका कुछ पैटर्न होता है, वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। आपको पता है आप कैसा पढ़ना पसंद करते हैं, तो उस चीज़ को आपको देखना है। अपना खुद का नोट्स बनाइए, या फिर आप और क्या कर सकते हैं, कोचिंग की बुक खरीदिए, आप मटेरियल खरीदिए जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो 4-5 साल या 10 साल का। उस चीज़ को आप अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए। जैसे कि न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, आप क्वेश्चन उठाइए उस बुक से और सोल्यूशन आप अपना खुद बनाइए कि गिवन डेटा क्या है, आपको क्या निकालना है, आप क्या फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, वो सब चीज़ आपको करनी है। क्योंकि सिर्फ अभी के डेट में अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी मैं यहाँ से बताऊँगी कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पहला सोर्स तो हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेकंड, लेकिन ये सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बनाना है, क्योंकि आपके कंसेप्ट यहाँ से बिल्ड होंगे और आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप सिमिलर क्वेश्चन देखिए, सिमिलर आप क्वेश्चन देखिए, और जो भी मैंने बुक्स बताया है, बिल्कुल बेसिक बुक मैंने आपको बताया, आपसे शेयर किया, उस बेसिक बुक में से आप सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ट्राई करिए। सिमिलर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने का ट्राई करिए, और ऐसा नहीं है कि आप बुक ही उठाए पहली बार में और पहली बार में क्वेश्चन लगाते हुए चले गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उस चीज़ का आप अपना खुद का नोट्स बनाइए, और मैं भी बनाई हूँ, हर एक सब्जेक्ट का मैंने खुद नोट्स बनाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी, और जो मैं प्रैक्टिस किया करती थी बुक से उसका भी प्रॉपर नोट्स है मेरे पास। बहुत अच्छे तरीके से मैंने नोट्स बनाया था, और उस चीज़ को मैंने बार बार प्रैक्टिस किया था, तब जाके मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, और आपके भी आ सकते हैं ज़रूर। सेकंड, आपको सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उस पर्टिकुलर बुक से जो भी मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद अगर आपके पास और बहुत ज़्यादा टाइम है, या फिर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप अपने कंसेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं,
इंजीनियरिंग सर्विसेज के बेसिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का मैंने तैयारी किया हुआ है, प्री भी मेरा क्वालिफाई है, मेंस मैंने अभी अभी लिखा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस थी कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव पेपर सॉल्व करने की। तो आईएएस का भी मैं ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ, बहुत सारा प्रैक्टिस किया है मैंने, उसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ जो बेसिक क्वेश्चन आएगा वो चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आपको करना है, एडवांस में नहीं जाना है, क्योंकि एडवांस बहुत टफ होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। एडवांस क्वेश्चन आप मत उठाइएगा, अदरवाइज आपको सब टफ लगने लगेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया मटेरियल। ठीक है, मैं फिर से एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले लगाइएगा, खुद का नोट्स बनाइएगा कोचिंग मटेरियल से या कोचिंग की बुक हो। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसको देख के समझ सकते हैं, खुद का नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, प्रैक्टिस और करना चाहते हैं, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व करिए। और आईएएस का आप बेसिक क्वेश्चन उठाइए, उस चीज़ का प्रैक्टिस करिए विद कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपको हमेशा अपने स्टडी टेबल पे रख लेना है, क्योंकि कैलकुलेटर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस। आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं पर्टिकुलर देखिए 2018 की बात करूँ तो वो न्यूमेरिकल ज़्यादा आया हुआ था, खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जिन भी स्टूडेंट का न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा होता था उनका काफ़ी अच्छा स्कोर आया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल आया था, थ्योरी भी क्वेश्चन आया था, तो दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है हमारे मेंस के लिए। ये हो जाएगा हमारा बुक्स और मटेरियल। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने बुक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। प्रॉपर मैंने एक एक चीज़ का बुक्स बताया हुआ है कि आपको क्या पढ़नी चाहिए और क्या नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे सिलेबस पे। देखिए, सिलेबस बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है वो तो ज़रूरी है, क्या नहीं पढ़ना है वो भी ज़रूरी है। तो एक बार मैं इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आपको लिख देती हूँ ब्रीफ में। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है, और वेटेज मैं बताई थी प्री के लिए, मेंस के लिए भी मैं अलग से बताऊंगी कि क्या क्या सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट अच्छा है तब आगे आप अच्छा कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। बेसिक कंसेप्ट के बाद आपको क्या पढ़ना पड़ता है, सर्किट लॉ। तो इससे आपको देखिए थ्योरी क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा, सर्किट से ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल आता है। आप केवीएल लगाइए, केसीएल लगाइए, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सब कुछ यहाँ पर पूछ लेता है, तो इससे न्यूमेरिकल आपका ज़्यादा पूछता है। ठीक है, थ्योरी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, 5 या 6 नंबर में कभी कभी थ्योरी पूछ देता है, या फिर स्टेटमेंट पूछ देता है आपसे कि डिफाइन या फिर एक्सप्लेन थेवेनिन थ्योरम, एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसका आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और बेसिक कंसेप्ट और इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि थ्योरी आप याद करके चले जा सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सर्किट लॉ हो गया। थर्ड आपका एसी फंडामेंटल आता है, और एसी फंडामेंटल से भी आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों बनते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आता है। फोर्थ मेजरमेंट, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा थ्योरी पूछता है। न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से तो देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा, एक आध न्यूमेरिकल पूछ सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, और डायग्राम बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे हिसाब से तो हर एक क्वेश्चन में आपको डायग्राम देखने को मिलेगा मेजरमेंट से। अगर आप पीएमएमसी पढ़ रहे हैं तो डायग्राम, अगर आप मूविंग आयरन पढ़ रहे हैं तो डायग्राम, कैथोड रे ट्यूब पढ़ रहे हैं तो डायग्राम। डायग्राम की प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और वो भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे पीएमएमसी पूछ रहा है, आप भूल भुला गया और एमआई का डायग्राम डाल दिए या फिर किसी और चीज़ का डायग्राम डाल दिए। तो प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायग्राम का, क्योंकि आप थ्योरी कुछ भी लिख लीजिए, एडवांटेज लिख लीजिए, डिसएडवांटेज लिख लीजिए, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ लिख करके आ जाइए। आप अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है। 10 में से आप 4 या 5 ही स्कोर करेंगे, लेकिन आप विथ डायग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे, 7, 8, इवन आप 9 भी स्कोर कर सकते हैं।
ठीक है। तो थ्योरी क्वेश्चन में तो पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिलता है जनरली, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो पूरे मार्क्स मिलते हैं मेरे ख्याल से। फिफ्थ देखिए आपका आता है इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको 4 चीज़ पढ़ना पड़ता है। डीसी मशीन आप पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर आपको पढ़ना होता है, सिंक्रोनस मशीन आपको पढ़ना होता है, और इंडक्शन मोटर आपको पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें कि आपको सिंगल फेस और 3 फेस इंडक्शन मोटर पढ़ना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मशीन काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और ये कम ड्यूरेशन में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है, सर्किट लॉ से तो आप थ्योरी न्यूमेरिकल कर लिए, थ्योरी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन मशीन से आपको इक्वली फोकस करना पड़ता है पूरे चारों ही सब्जेक्ट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं 6th सब्जेक्ट बात करूं तो देखिए जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे हम बोलते हैं पावर सिस्टम। और पावर सिस्टम के अंदर हम प्रोटेक्शन भी पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको पढ़ना है। पावर सिस्टम के साथ साथ आपको ये प्रोटेक्शन भी पढ़ना है, और उसमें भी डायग्राम होता है। फिर से देखिए मैं बता रही हूँ, जब आप प्रोटेक्शन पढ़ेंगे तो प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और थ्योरी क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको डायग्राम फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम पे आप बहुत ज़्यादा फोकस रहिए, और कैसे याद रखना है वो सब मैं बात करूँगी। डायग्राम आप कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस चीज़ पे भी मैं आऊँगी। अभी के लिए देखिए ये 6 सब्जेक्ट है, और 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, वो भी मैं डिस्कस कर देती हूँ फटाफट से। पावर सिस्टम के बाद जो हमारा सब्जेक्ट बचता है देखिए वो होता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो 7th नंबर का होता है हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसे छोड़ भी देंगे इस सब्जेक्ट को तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ना पढ़ेंगे तो भी चलेगा। लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ और थोड़ा सा देखिए टफ होता है, क्योंकि कभी आपने पढ़ा नहीं होता है। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक होता है यूटिलाइजेशन, जिसको लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया था। फिर लेकिन SSC JEE आया तो पढ़ना ही पड़ता है, और सेमेस्टर में भी हम शायद पढ़े हुए हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, तो इस चीज़ को बच्चा इग्नोर कर जाता है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो मैंने पढ़ा था और काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, डिटेल्ड मैंने इसका भी स्टडी किया हुआ था। ठीक है, डिटेल्ड स्टडी किया था और देखा था, क्वेश्चन भी आया हुआ था इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और मैंने अपने एक फ्रेंड से बात किया था तो वो नहीं पढ़ा था, तो उसका क्वेश्चन रह गया था 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स समथिंग था, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को भी इग्नोर ना करें। यूटिलाइजेशन एक अच्छा चैप्टर है, अच्छा सब्जेक्ट है। आप डे टू डे लाइफ में जो आर्क वेल्डिंग देखते हैं, हीटिंग देखते हैं, उससे ही आपको क्वेश्चन आता है इल्यूमिनेशन से, तो इसको आप स्किप ना करें। और हमारा हो जाता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हो सकता है एक आध सब्जेक्ट मिस हो गया, कंप्लीट मैंने लिख लिया है, उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि देखिए हम इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता है। ये ऑलमोस्ट सब लोगों में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो सोचते हैं कि जैसे सेमेस्टर में पढ़ते थे हम, 5 चैप्टर था तो 3 चैप्टर पढ़ लिए, पास हो जाते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको पूरा अच्छे से, अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, कंप्लीट पढ़ना होगा। तो इसको भी आप स्किप ना करें, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आता है इससे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से। जितना भी अभी तक आपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा हुआ है, बीजेटी अपना मॉसफेट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बीजेटी डायोड वायोड से क्वेश्चन आता है। और आपने कनेक्शन पढ़ा होगा, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन आएगा जो इम्पॉर्टेंट है, प्लस इजी भी है, इजी प्लस स्कोरिंग। ठीक है, स्कोरिंग भी है, आप लिख करके आइए बहुत अच्छे से, आपको ज़रूर अच्छे से मार्क्स मिलेगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस पूरा। अच्छे से देखिए, आप बुक्स का देखिए, बुक्स पढ़िए अच्छे से, और क्या क्या मैंने बताया हुआ है प्रीवियस ईयर वो उस चीज़ को आप फॉलो करिए, तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये पूरा हो गया सिलेबस का टॉपिक। ठीक है,
और इस सिलेबस में मैं और कुछ ऐड करना चाहूँगी। देखिए जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल में, गेट में, या फिर अगर मैं IES की बात करूँ तो आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, EMFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी एंड सिग्नल एंड सिस्टम प्लस इंजीनियरिंग की बात करूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में, तो मैथमेटिक्स भी आपको पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके SSC में ये सब कुछ नहीं आने वाला है। लोगों को लगता है कि कंट्रोल सिस्टम तो इजी है, आता होगा, लेकिन नहीं, सिलेबस में मेंशन नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है। जितना मैंने बताया आपको उतना ही पढ़ना है। कंट्रोल सिस्टम पे नहीं फोकस करने की ज़रूरत है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, मैथ कुछ नहीं, जितना दिया है आप उतना पढ़ के जाइए, उतना ही तो अच्छे से पढ़िए, तभी तो अच्छा स्कोर करेंगे। एक्स्ट्रा तो बाद में पढ़िएगा, जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर देंगे तब आप पढ़िएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इवन ये प्री के लिए भी नहीं आता है। अगर आप प्री 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये सब सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपको क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना, देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ की गार्ड बांध लीजिए कि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें नहीं पढ़ना है, देख के भी नहीं जाना है, क्योंकि आता ही नहीं है तो पढ़ के क्या करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे देखिए आंसर कॉपी के बारे में। आंसर कॉपी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको। तो देखिए जनरली जो ऑलमोस्ट A4 साइज़ का पेपर टाइप से होता है आपका, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट पेज की बात करूँ, देखिए ये हमारा अगर फर्स्ट पेज होगा तो उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो लिखी होती है। उसके बाद फर्स्ट पेज में आपको लिखा होता है 60 60 60 60 60 60। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। ये जो आपने पहला क्वेश्चन बताया हुआ है, देखिए 300 मार्क्स के आपके पेपर आते हैं ना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 60 मार्क्स का, सेकंड 60 मार्क्स का, 60 60 करके 6 आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपको 5 अटैम्प्ट करना है। कोई भी एनी 5 आप अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें कि आपको सिर्फ 5 अटैम्प्ट करना पड़ता है। उससे ज़्यादा अटैम्प्ट मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें आपने कितना स्कोर किया है वो आपको फर्स्ट पेज में एग्जामिनर जो भी आपका पेपर चेक करेगा वो आपको यहाँ मार्क्स देगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपको ये रहेगा और इस साइड आपकी ब्रांच क्या है वो लिखी रहेगी। का सेकंड पेज जो रहता है उसमें लिखा रहता है डू नॉट राइट एनीथिंग इन दिस पेज। सेकंड पेज में आपको कुछ भी नहीं लिखा रहता है, वो इंस्ट्रक्शन में आपको लिखा रहेगा डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन दिस पेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, नहीं बोला है तो आपको नहीं लिखना है, ब्लैंक पेज है। उसके बाद आपको थर्ड पेज से शुरू होगा आपके आंसर राइटिंग। तो ऐसा आपको पेजेस मिलेगा, लाइन वाला पेजेस रहता है, ब्लैंक पेज नहीं रहता है, ठीक है। तो आप अगर अपना नोट्स बना रहे हैं तो भी आप लाइन वाले पेजेस में बनाएं, ब्लैंक पेज में ना बनाएं। बनाना है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसा पैटर्न आता है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। और उसके बाद आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप लाइनिंग वाले पेज में लिखिए। उससे होगा क्या, जब आप वहाँ पर लिखेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आदत हो जाती है कई बार हमारी ब्लैंक पेज में लिखने की, तो वहाँ मुश्किल होता है। इसीलिए जैसा पैटर्न है, जैसा आंसर कॉपी है, वैसा आप प्रैक्टिस करिए, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करिए। और टोटल आपके पेजेस देखिए यहाँ पर मिलता है 32 पेज आपको दिया जाता है, ठीक है। टोटल 32 पेज होते हैं, जिसमें कि आप जब सेमेस्टर पेपर लिखते हैं तो आपको सप्लीमेंट्री पेपर दिया जाता है, सप्लीमेंट्री शीट प्रोवाइड किया जाता है एक्स्ट्रा, जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नो एक्स्ट्रा पेजेस विल बी गिवन। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से और फुल पेज भर भर के लिख रहे हैं और लास्ट के क्वेश्चन के लिए आपको पेज ही नहीं बचा। तो आपको ऐसे मैनेज करना है, आप अभी से क्या करिए, 32 पेज का A4 शीट बना लीजिए और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन पेपर को। और या फिर अगर आपका पेपर नज़दीक आएगा, 1 महीना बचा रह जाएगा, तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है। और मैंने भी किया हुआ था, तभी पेजेस भी कम नहीं पड़े मेरे, लास्ट के इवन 1 पेज बच भी गए थे लास्ट में, और टाइम भी मेरा थोड़ा सा सेव हो गया था। तो ये देखिए एक्स्ट्रा पेज आपको नहीं मिलेगा, ये इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। उसके बाद आपको कैसे लिखना है, देखिए ये चीज़ मैं मिटा रही हूँ। एक एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि क्या क्या होता है एक्चुअल जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो। ठीक है, ये आपका पेज हो गया। इस पेज को आपको, ऐसा नहीं है कि आंसर कॉपी में आपको स्टिक रहना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटेम्प्ट किया तो क्वेश्चन नंबर 1 का सपोज ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है कि आपको ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट इकट्ठे सॉल्व करना है। ऐसा बिल्कुल कोई रूल नहीं है कि आपको एक साथ करना है। अगर आपको सपोज ये 2 क्वेश्चन आते हैं, सी नहीं आता है या फिर आप बाद में लिखना चाहते हैं, तो उसको आप लास्ट में नंबरिंग देके 1 का सी आप लिख सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इकट्ठे आंसर लिखना है या फिर पहला क्वेश्चन पहली बार में अटेम्प्ट करना है। आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है जो भी आपका क्वेश्चन बेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर एग्जामिनर आपका पेपर देखेगा स्टार्टिंग का बहुत अच्छा है तो वो एक अलग सा इंप्रेशन पड़ता है, वो सेमेस्टर में भी रहता है और यहाँ पर भी रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर कॉपी अलग से नहीं मिलता है, इस चीज़ का आपको बार बार ध्यान रखना है। उतना ही क्वेश्चन उतना ही आप लिखिएगा कितना ज़रूरत है। और मैं और अच्छे से एक बार डिस्कस करूँगी नेक्स्ट हमारे वीडियो में कि आपको 5 नंबर के लिए कितना लिखना चाहिए, 10 नंबर के लिए कितना लिखना चाहिए, 20 नंबर के लिए कितना, या फिर 15 नंबर के लिए कितना लिखना चाहिए, वो सब भी हम बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर कॉपी, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं पेजेस गिवन है। उसके बाद मैं कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए आंसर कॉपी आप अपने से बना सकते हैं या फिर अगर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा मेंस का तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में, ठीक है, जो कि डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगता है ये पॉइंट्स इतने ज़्यादा लाइटली लेते हैं लोग, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको अलग बना देती हैं स्टूडेंट से। देखिए तैयारी सब कोई करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है, लेकिन सक्सेस किसी किसी को मिलता है। वो क्या होता है कारण, उनकी प्लानिंग, उनका सोचने का तरीका, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको वो चीज़ करना है, आपका टाइम बचेगा प्लस आपका लेवल और अच्छा होगा। पहला इंपॉर्टेंट थिंग देखिए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो भी आपको आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैंने अभी कहा कि अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले रहे हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, उनका आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट कभी मत करिए, कॉपी पेस्ट आप कभी मत करिए। नोट्स बनाइए और आप खुद से वो क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपसे एक बार में नहीं बन रहा है तो आप प्रैक्टिस करिए, एक बार देख के लिखिए, फिर बिना देख के लिखिए, फिर बिना देख करके लिखिए, लेकिन खुद से करिए। तो कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेंस के लिए। कभी भी आप सेंटर में जाएंगे और आप इस चीज़ को भूल के नहीं जा सकते, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होगा कि बहुत अच्छा आप मार्क्स स्कोर कर सकें। देखिए कैलकुलेटर में भी जो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होता है वो अलाउड नहीं होता है, नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड किया जाता है। देखिए जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो मैं ये दोनों कैलकुलेटर लेके गई थी, तो ये मेरा था और ये मेरे ब्रदर का था। तो ये मैं बैकअप के लिए लेके गई थी क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि जो FX 991 ES कैलकुलेटर है वो अलाउड नहीं किया जाता है कई सेंटर में, लेकिन कुछ सेंटर में अलाउड कर भी देते हैं। मेरा प्रैक्टिस इस पे ज़्यादा था, बट मैं इसको भी लेके गई थी और इस पर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस था कि अगर ये कैलकुलेटर मुझे ना दिया जाए तो इस कैलकुलेटर से भी मैं काम चला लूँगी। तो देखिए MS वाला कैलकुलेटर आप 100% अलाउड रहता है, 991 MS वाला, या फिर 991 100 MS वाला भी अलाउड रहता है। 991 MS वाला बिल्कुल आपको अलाउड किया जाता है, ES वाला भी अलाउड किया जाता है। तो आप जब भी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैलकुलेटर आप अपने बगल में रखिए, अच्छे से सॉल्व करिए, और अगर आपके पास MS है तो उस पर प्रैक्टिस करिए, ES है तो ES करिए, ठीक है। ये सेंटर टू सेंटर मैं फिर से बताना चाहूँगी, डिपेंड करता है कि अलाउड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
हमारे सेंटर में ये अलाउड किया गया था ES वाला, जिसमें मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। इवन मतलब इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि मैं बिना देखे भी आराम से सॉल्व कर लेती थी क्वेश्चन, थोड़ा बहुत जो था। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी होती है, ठीक है। और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो वहाँ पर आप नंबर खोजते रह जाएंगे कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, इसलिए बोल रही हूँ प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा कैलकुलेटर की। न्यूमेरिकल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड आता है पेन, पेंसिल, रबर और जो भी आप ले जाना चाहते हैं, स्केल भी स्केल। देखिए अगर मैं अलाउड करने की बात करूं तो फ्रेंड सब कुछ अलाउड रहता है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा रहता है कि ब्लैक पेन आप यूज़ नहीं कर सकते या फिर ब्लू पेन आप यूज़ नहीं कर सकते, पेंसिल नहीं यूज़ कर सकते। आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केल, रबर, कटर, जो आपको मन में है वो आप सब लेके जाइए, यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका प्रैक्टिस किस में है, क्योंकि देखिए मैंने थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा है टाइम, और इम्पॉर्टेंट थिंग मैं टाइम क्यों लिखी हूँ। आपको दिया जाता है 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा दिया जाता है जिसमें आप क्वेश्चन लिखेंगे। सपोज आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो मैं कैसे लिखती थी, मैं पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी तो मैं हमेशा टॉप में लिखती थी। देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बॉक्स में मैंने फिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं आंसर लिखती थी, या अगर 1 का A पार्ट है तो क्वेश्चन नंबर 1 A पार्ट और आंसर। ऐसा क्या होता है, आपको कभी भी सामने फ्रंट में दिखेगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उसका आपने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद कोई टॉपिक आता है, सपोज मुझे PMM से एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रिकल की हूँ इसलिए एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल का ले रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना है, इसका वर्किंग, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका डायग्राम, इसका टॉर्क इक्वेशन, ठीक है, और इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो वो डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको 10 या 15 मार्क्स का पूछा है या 20 मार्क्स का, तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए। तो आपको क्या है, यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में आप वर्किंग लिखें, सपोज ब्लू पेन से, और आपने हेडिंग डाला ब्लैक पेन से, फिर आप लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ब्लू पेन से और आप अंडरलाइन कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं आप ब्लैक पेन से या फिर पेंसिल से। उस चीज़ को आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप एक पेन उठाते हैं फिर दूसरा पेन लेंगे तो उसमें आपका सेकंड वेस्ट होता है। करिएगा अगर आपके पास टाइम है। इवन मैं जब पेपर दे रही थी तो मैं पहले ब्लू से मैंने लिखा हुआ था अच्छे तरीके से, टाइम मेरा लास्ट में 5 या 6 मिनट बच गए थे, तो उस चीज़ में मैं अंडरलाइन की थी, लास्ट में मैं अंडरलाइन की, जो मेरा आंसर आया था फाइनल उसको मैंने बॉक्स में फिल किया था। और अगर कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला था जो मुझे दिखाना है एग्जामिनर को, उस चीज़ को मैंने बॉक्स में फिल किया था एट दी एंड, क्योंकि मुझे पता था 2 घंटे में न्यूमेरिकल सॉल्व करना, थ्योरी लिखना पॉसिबल नहीं है, ये एक में एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन तो पूरे अटेम्प्ट करने हैं, साथ ही साथ आपको टाइम को मैनेज करना है। और अगर बचता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसा तो नहीं है कि अंडरलाइन के आपको मार्क्स देने वाले हैं, आपको कंटेंट के मार्क्स मिलेंगे, आपने क्या लिखा है आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। अच्छा दिखता है वो तो उसमें ऐसा नहीं है कि 10 की जगह आपको 11 मार्क्स मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, लेकिन रहेगा तो और अच्छी बात है। आप अभी से प्रैक्टिस करिए हैंड राइटिंग, प्लस प्रैक्टिस ज़्यादा है। देखिए मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी तो मैं लिख लेती थी और लास्ट में टाइम बच गया था तो मैं कर ली थी, तो सुंदर दिख रहा था वो चीज़, इम्प्रेसिव दिख रहा था। बट आपका फर्स्ट पॉइंट टाइम को मैनेज करना है। आप पेन कुछ भी लेके जाइए, ठीक है, पेंसिल कुछ भी लेके जाइए, स्केल अगर आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं स्केल से तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका डायग्राम करेक्ट होना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका डायग्राम सही हो। स्केल से डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अच्छी बात है, पेंसिल से करेंगे तो उससे भी अच्छी बात है। अगर आप पेंसिल यूज़ करना चाह रहे हैं, देखिए डायग्राम के लिए पेंसिल अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का पेंसिल होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। डार्क वाली पेंसिल आप यूज़ करिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम धीरे धीरे लाइट हो जाता है पेंसिल, डायग्राम लाइट हो जाता है, तो डार्क पेंसिल यूज़ करिएगा। वैसे भी रिजल्ट बहुत टाइम से आता है, आराम से आता है, तो डार्क पेंसिल आप यूज़ करिएगा अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। और इवन मेरे पास लास्ट में टाइम बचा हुआ था तो मैंने क्या किया था,
मैं यहाँ से अटैम्प्ट करती थी, उसके बाद मैं यहाँ मार्जिन भी खींचती थी, तो उससे इस डायरेक्शन में मेरा पूरा आंसर दिखाई दे रहा था। तो इतना समय था मेरे पास कि मैंने मार्जिन भी खींचा था, अंडरलाइन भी किया था, फॉर्मूले के बॉक्स में फिर पुट भी किया था, और आंसर को भी मैंने पुट किया था बॉक्स में। तो इतना मेरे पास टाइम था, प्रैक्टिस थी मेरी अच्छी खासी, इसीलिए। ठीक है, आंसर के लिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग ने पेन देख लिया, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अलाउड नहीं है, पेन पेंसिल कुछ भी आप ले जा सकते हैं, बट आपको देखिए प्रैक्टिस उसी चीज़ से करना है जो आप रेगुलर में है। अगर आप बॉल पेन से लिखना पसंद करते हैं तो आप बॉल पेन से वहाँ लिखिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि जेल पेन लिखने से थोड़ा सा साफ सुथरा दिखता है और पतला लिखाता है, अच्छा लिखाता है, तो उसका वो यूज़ करते हैं। लेकिन आपको ये करना है कि आपकी प्रैक्टिस किस पेन से अच्छी है। अगर बॉल पेन से है तो बॉल पेन यूज़ करिए, अगर जेल पेन से है तो आप जेल पेन यूज़ करिए। तो ये चीज़ आपको समझना है, आप किसके अकॉर्डिंग आप जाना अच्छा मतलब पसंद करेंगे। ब्लैक पेन यूज़ करना चाहते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ब्लू पेन यूज़ किया था और लास्ट में टाइम बचा था तो मैंने अंडरलाइन ब्लैक पेन से किया था, और डायग्राम भी मैं ब्लैक पेन से ही बनाती थी, पेंसिल में ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जब आप पेंसिल से बनाना शुरू करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ गलत हो जाता है और फिर मिटाने में टाइम वेस्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप फिर मिटाने में शुरू कर देते हैं। अगर आपने बॉक्स ऐसा कुछ बना दिया तो फिर इसको मिटाते बैठेंगे, इस चीज़ को मैं अवॉइड करती थी। हमेशा मैंने ब्लैक पेन से अपना डायग्राम बनाया है और ब्लू पेन से मैंने अपना कंटेंट लिखा है। ठीक है, टाइम बचता था तो मैंने मार्जिन सब कर लिया था, मैनेज कर लिया था। अब आते हैं हमारे, देखिए थोड़ा सा मैं आंसर राइटिंग के लिए आपको बता दूं। आंसर राइटिंग के लिए देखिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कैसे आपको लिखना चाहिए। और ये चीज़ आपका एक दिन में नहीं आ जाएगा कि मैंने आज बता दिया और ये चीज़ आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज आप देखिए वीडियो को और इम्प्लीमेंट कब कर रहे हैं, 5 महीने बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये मत करिए, आप अभी से प्रैक्टिस करिए, तभी वो चीज़ आपके डेली रेगुलर प्रैक्टिस में आएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ आंसर राइटिंग का देखिए तरीका बता रही हूँ, शॉर्ट में बताऊँगी, और भी डिटेल्स हम बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट जब हम देखेंगे। तो फर्स्ट देखिए आपका थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि थ्योरी क्वेश्चन आपका आया। ठीक है, सेकंड आपकी पॉसिबिलिटी होगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप अगर एक क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़िए जिसका आपको कुछ भी पार्ट्स अच्छे से नहीं आता है। तो सिलेक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पहला, अगर आप थ्योरी क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, तो अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है, सपोज आपसे पूछा जाता है आप समझाइए स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, आपसे सपोज ये क्वेश्चन आया, आप समझाइए स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो इसके 3 तरीके होते हैं। तो पहले आपको समझा देना है कि भाई रेटेड स्पीड क्या होता है 4-5 लाइनों में। सेकंड आपको बता देना है आपका मेथड क्या क्या है, मेथड्स क्या क्या है। तो अगर 3 तरीके का मेथड है तो मैं देखिए हमेशा ऐसे प्रेफर करती हूँ चीज़ों को लिखना, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने एक फर्स्ट यहाँ लिख दिया, सेकंड यहाँ लिख दिया, थर्ड यहाँ लिख दिया। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर जब भी आपका पेपर चेक करेगा सामने आपको दिखेगा कि अच्छा 3 मेथड है, ये मेथड है। तो मैं हमेशा अगर टाइप्स पूछा जाए, मेथड पूछा जाए, तो मैं ऐसे प्रिफर करती हूँ बजाय ऐसे लिखना, क्योंकि आप लिखेंगे ठीक है अच्छा है पॉइंट्स, लेकिन ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा थ्योरी में। उसके बाद आपको क्या है, अगर किसी चीज़ का वर्किंग पूछ रहा है तो आप वर्किंग लिखिए थ्योरी क्वेश्चन में, यहाँ आप डायग्राम बनाइए। वर्किंग लिखने के बाद जस्ट उसके नीचे आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम के बाद आप अगर कंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन लिखिए। टॉर्क इक्वेशन, जैसे पीएमएमसी का मैंने एग्जांपल दिया था, तो वहाँ पर टॉर्क इक्वेशन लिखिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पर्टिकुलर देखिए थ्योरी क्वेश्चन में नहीं पूछता है, आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा कि आप एक्सप्लेन करिए एडवांटेज या डिसएडवांटेज। पूछता है, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा तो आपको तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पीएमएमसी बोल दिया एग्जाम्पल, तो आपको उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखना है। इससे क्या होता है,
एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको अच्छी खासी नॉलेज है कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये सब आप चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी खुद से। तो थ्योरी क्वेश्चन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करिएगा विथ अ प्रॉपर डायग्राम, विथ अ प्रॉपर डायग्राम। डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी आप लिख लीजिए, मैं गारंटी देती हूँ कभी भी आपको आंसर का मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप डायग्राम ड्रॉ किए हैं प्रॉपर, कम भी थ्योरी लिखे हैं, तभी भी आपको मार्क्स मिलेगा। और आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी जो भी थोड़ा आप नॉलेज है वो सब आप लिख दीजिए उसमें। स्टेप मार्किंग है, 10 में से आपको 2-3 मार्क्स मिल ही जाएंगे। छोड़ने से तो अच्छा है आप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखिए, कभी भी अगर आपका आंसर करेक्ट है, अगर आपका आंसर करेक्ट है, आपने आंसर लाया है, सपोज आपका आंसर आना था 120 ओम और आपने ये चीज़ लाया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलते ही हैं। अगर 15 मार्क्स का है तो मेरे हिसाब से आपको न्यूमेरिकल में हमेशा 15 मार्क्स मिलते ही हैं। अगर थोड़ा बहुत गलती हुआ है तो आपको मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन स्टेप मार्किंग अच्छी खासी दी जाती है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने अच्छे से मैनेज किया हुआ है चीज़ों को, तो फर्स्ट आपका होना चाहिए न्यूमेरिकल में गिवन डेटा। मैं उसके बाद जो भी गिवन है 1 2 3 4 डेटा गिवन है वो मैंने लिख लिया। सेकंड मेरा पॉइंट होता था फॉर्मूला यूज्ड। फार्मूला यूज्ड यानी कि अगर मैंने कोई फार्मूला यूज़ किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, वो भी मैं यहाँ पर बताया करती थी कि मैंने ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है, फार्मूला यूज्ड, और उसको बॉक्स में फिल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना मैम आपको टाइम कैसे मिला, तो ये चीज़ मैं प्रैक्टिस करती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस था, नोट्स बनाया था मैंने प्रॉपर, तो इसीलिए ये सब चीज़ मैंने फॉलो किया था। उसके बाद टू कैलकुलेट, ये भी मैं लिखती थी कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है। एक लाइन लगता है, 1 सेकंड लगता है टू कैलकुलेट। सपोज आपको क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दी थी। उसके बाद जो मेरा फोर्थ पॉइंट था वो वहाँ से उसका सोल्यूशन शुरू होता था, स्टार्ट होता था सोल्यूशन। जितने भी आपका पेज हो, हाफ पेज का हो या 1 पेज का हो, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करती थी और एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करती थी। उसके बाद लास्ट में आपका आंसर आया, तो आपने आंसर को क्या कर दिया, बॉक्स में फिल कर दिया। कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 120 नहीं लिख सकते हैं, आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए ओम्स में आपका आंसर है तो ओम्स में लिखना पड़ेगा, अगर ओम पर मीटर में तो ओम पर मीटर में। एग्जामिनर को नहीं पता ये 120 क्या है, उसको यूनिट से मतलब है। अगर आपने यूनिट लिखा है फुल मार्क्स मिलेंगे, यूनिट नहीं लिखा तो 1-8 मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी आप ऐसे नहीं छोड़िएगा अपने आंसर को, यूनिट हमेशा लिखिएगा। इससे क्या है, एक अच्छा सा इंप्रेशन पड़ता है कि जिस भी बंदे ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया उसको अच्छे से पता है, उसको यूनिट अच्छे से पता है, कॉन्फिडेंट है क्वेश्चन के प्रति। तो ये चीज़ आप फॉलो करिएगा न्यूमेरिकल में। और न्यूमेरिकल के लिए मैं यही कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कैसा क्वेश्चन आता है कोई नहीं जानता। रिपीट आ जाता है, लेकिन अगर नहीं आया तो क्या करेंगे आप। रिपीट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया तो क्या करेंगे। तो आपको नहीं आए के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड है, माइंड सेट रखना है आपका कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, ये ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कहूँगा। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इतने अच्छे से आपको अपना प्रिपरेशन रखना है ताकि कहीं भी नहीं हुआ तो का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं सॉल्व कर लूँगा या मैं कर लूँगी, इतना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए आपके अंदर, तभी आप मेंस के लिए जाएंगे अपना अच्छा बेस्ट देने के लिए। क्योंकि बच्चा घबरा जाता है, अरे मेंस का पेपर मतलब बहुत बड़ा लगने लगता है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेंस का पेपर देना, क्योंकि अच्छे खासी प्रैक्टिस हो जाती है। इवन आप ट्री के लिए भी मेंस का पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो वहीं से निकल करके आते हैं, फॉर्मूला तो वहीं से निकल करके आता है, ठीक है। और एक और लास्ट टाइप में आपको बताना चाहूँगी, देखिए डेरिवेशन। डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा पूछता है आपके मेंस के लिए कि डेराइव दिस फलाना क्वेश्चन, डेराइव फलाना कंसेप्ट। तो ये डेरिवेशन आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। आप देखिए सेमेस्टर में पढ़े होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन अभी तक आपको याद नहीं होगा डेरिवेशन। तो डेरिवेशन आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक आप मतलब ऐसा सोच लीजिए कि मेरे को हर दिन कुछ ना, अगर डेराइव करना है तो डेराइव वाला करना है, प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की।
आप अलग से आप नोट्स बना लीजिए। अगर आप बनाना चाहते हैं तो डेरिवेशन का अलग से नोट्स बना लीजिए कि ये डेरिवेशन मुझे करके जाना है, क्योंकि डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन में आपने नहीं सॉल्व किया तो नहीं बना सकते। थ्योरी में आप कुछ लिख करके आ सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन में क्या लिखेंगे आप। इवन आप न्यूमेरिकल में भी क्या कर सकते हैं, आप न्यूमेरिकल में गिवन डेटा लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप क्या कैलकुलेट करना है ये लिख सकते हैं, लेकिन आप डेरिवेशन में क्या लिखेंगे। इसीलिए डेरिवेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। डिराइव करते आपको कुछ भी आना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से मिलेगा। आंसर राइटिंग में जब आप प्रैक्टिस करेंगे उससे ही आपको मिलेगा। तो ये सब होता है, देखिए आंसर राइटिंग करने का तरीका, जो कि मैं करती थी और बहुत ही, इवन मैं कॉलेज में भी बहुत अच्छे से लिखती थी, सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आते थे मेरे। उस चीज़ का मुझे यहाँ पर फ़ायदा मिला। तो अगर कोई बच्चा सेमेस्टर में है, अभी 3rd या 4th ईयर में है, इवन 2nd ईयर में भी है, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करिए लिखना, ताकि आपको आगे कोई डिफ़िकल्टी ना आए। इवन हमारे टीचर कहा करते थे कि मेरी जो आंसर शीट थी वो बेटर देन अ मैनुअल था, मैनुअल से भी अच्छा मैं लिखने की कोशिश करती थी कि इम्प्रेशन अच्छा रहे। तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं विद अ प्रॉपर गाइडेंस एंड प्लानिंग। लास्ट में मैं शेयर करना चाहूँगी, देखिए नोट्स के बारे में। नोट्स आपका कैसा होना चाहिए, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखिए, मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैंने सब्जेक्ट का नोट्स बनाया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी था उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मंगा लिया था, क्वेश्चन बैंक था, और कभी भी मैं कॉपी पेस्ट नहीं करती थी अपने नोट्स बनाने के लिए। जितना भी दिया रहता था मैं अपने बगल में एक तो ये रखती थी कोचिंग का जो भी प्रीवियस ईयर का था, प्लस बगल में मैं बुक्स रखती थी, जो बुक्स मैंने पढ़ा था वो मैं रखती थी नोट्स बनाने के लिए। जो भी मुझे इजी लगा पॉइंट्स, वर्किंग, थोड़ा सा इसमें से उठा रही थी और थोड़ा सा इसमें से उठाया था, तब जाके मैंने एक बार ही नोट्स आपको बनाना पड़ता है। अगर आप इस साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप एक बार उसी चीज़ को पढ़िए। अगर नेक्स्ट आपका नहीं हुआ, सपोज अनलकीली, आई होप कि आपका होना चाहिए, नहीं हुआ तो ये नोट्स आपका नेक्स्ट ईयर भी काम आएगा। तो आपको एक बार में ही नोट्स बनाना है। बुक से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो उठा लिया करती थी, प्लस डायग्राम अगर मुझे अच्छा लगा तो। एक सब्जेक्ट को सपोज मैंने मेजरमेंट उठाया तो मैंने A.K. साहनी का बुक यूज़ किया था, उसमें से मैंने डायग्राम उठाया और कुछ कंटेंट उठाए, प्लस प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन है उससे मैं नोट्स उठा रही थी। तो हर एक पर्टिकुलर का सब्जेक्ट मैंने नोट्स बनाया हुआ है, और साथ ही साथ उस बुक से और क्या सिमिलर क्वेश्चन है वो भी मैं प्रैक्टिस करती थी और लिख के प्रैक्टिस करती थी। सिर्फ ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ याद कर ली, इवन थ्योरी क्वेश्चन को मैंने लिख के देखा हुआ है बार बार कि कहीं मुझसे टाइम कम ना पड़ जाए या फिर कोई चीज़ मैं भूल ना पाऊँ, क्योंकि लिखते हैं जब हम तो बहुत समय के लिए याद होता है चीज़ें। और न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में हर क्वेश्चन में मैं गिवन डेटा, फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट देन सोल्यूशन, ऐसे लिखने का हैबिट था। क्योंकि होता क्या, ऐसा लगता है ये क्वेश्चन तो आता है, एक बार देख के निकाल देते हैं, तो आप मेंस में ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नोट्स के लिए मैंने, देखिए ये प्री तो है नहीं कि आपने एक छोटा सा A4 साइज का पेपर लिया और फॉर्मूला एक तरफ लिख दिया। प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट का मैंने एक एक कॉपी खरीदा था ब्लैंक, और उस पर अच्छे से एक एक नोट्स बनाया था। न्यूमेरिकल मैंने पूरा प्रीवियस ईयर लगाया था, और IAS का थोड़ा जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने लगाया हुआ था अपने नोट्स में, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट्स थे मेरे उसके मैंने नोट्स बनाया था पर्टिकुलरली। तो देखिए ये पूरा चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको क्या क्या करना चाहिए। और भी अगर मुझे लगता है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और अगर मुझे लगता है कि और चीज़ें बतानी चाहिए तो वो भी मैं ज़रूर अपडेट्स लेके आऊँगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फर्दर अपडेट्स आए, न्यू अपडेट्स आए, वो अब तक टाइमली पहुंच सकें। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू।